हेलो नमस्ते। कैसे हैं आप लोग? सब लोग बढ़िया ही होंगे। अभी तो सर्दी का मौसम चल रहा है। काफी सालों के बाद अच्छी खासी ठंड पड़ी है और ठंड में रजाई में गर्म होके सोने का जो आनंद है, आ हा हा, स्वर्ग सुख। तो बहुत मजा आता है। सभी लोग आनंद ये उठा रहे होंगे। और फिलहाल जो स्टॉक मार्केट की भी हालत है वो कुछ ऐसी ही है। कुछ दिनों से, जो 4-5 दिनों से, जब से ठंड अच्छी खासी पड़ी है, तो जो कैंडल्स जो बन रहे हैं, मतलब पूरे दिन में एक 100 पॉइंट्स का जो डिस्टेंस है वो तय कर पाती है निफ्टी। और पूरे जो कैंडल्स है जो आप देखोगे इस चार्ट में भी, तो इतने छोटे छोटे कैंडल्स है, मेरे नाखून के हाफ नाखून जितना आएंगे 5 मिनट्स के कैंडल्स, इतने कैंडल्स बन रहे हैं धीमी धीमी धीमी। आज से ये ऊपर जा रहा है। तो पहले तो ये हुआ था, लास्ट मंथ यूएस इलेक्शंस का चल रहा था, कंसोलिडेट हुआ, फिर रिजल्ट्स के पहले डाउन हो गया। डाउन होने के बाद, रिजल्ट्स के आने के बाद फिर से अप चला गया। फिर महाराष्ट्र के इलेक्शंस थे, महाराष्ट्र के इलेक्शंस के बाद फिर से डाउन हो गया। रिजल्ट्स के बाद फिर से थोड़ा अप चला गया। और उसके बाद जीडीपी का डेटा आने वाला था। जीडीपी का डेटा कुछ खास, मतलब थोड़ा नेगेटिव आ गया। तो ये एक्सपेक्टेशन सब लोग लेके चल रहे थे कि शायद फिर से मार्केट डाउन चला जाए। फिलहाल तो डाउन नहीं गया है, उसी रेंज में थोड़ा चल रहा है। लेकिन बहुत मतलब रोज 1-2 दिन में जो पॉइंट्स जा रहा है, 100 पॉइंट्स का डिस्टेंस मैंने जैसे बोला कि निफ्टी तय कर रही है, एकदम धीमी चाल से, कछुए की चाल से। तो ऐसे ये चल रहा है। आगे बढ़ने से पहले चैनल को अब तक जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, लाइक और शेयर कीजिए, सो दैट मैक्सिमम लोगों को बेनिफिट हो इन वीडियोस से। तो अब तक जो हमने बातें की स्टॉक मार्केट से रिलेटेड, आपने एक बात नोटिस की होगी कि काफी सारे इवेंट्स होते हैं जो अफेक्ट करते हैं स्टॉक मार्केट की चाल को। तो अगर आप एक इन्वेस्टर या ट्रेडर हो, आपके लिए ये सब जानकारी रखना, पूरा बर्ड्स आई व्यू लेके चलना बहुत जरूरी होता है। क्योंकि एक स्टॉक आप लेते हो इन्वेस्टिंग के तौर पे, तो 5 साल या 10 साल तो आप इन्वेस्टेड रहते हो उसमें। तो इट्स एज गुड एज गेटिंग मैरिड टू दैट स्टॉक। जब आप शादी करते हो तो बस आप लड़का या लड़की के बारे में जानकर वहां पे नहीं रुकते। आपके लिए जरूरी रहता है कि उनकी फैमिली कैसी है, फैमिली बैकग्राउंड कैसा है, स्टेटस कैसा है, कौन से रीजन से आते हैं, ये सारी चीजों पे भी आप ध्यान देते हो, सो दैट वो बॉन्ड जो है लाइफ लॉन्ग चलता रहे। वैसे ही एक स्टॉक के लिए भी होता है कि कौन सी इंडस्ट्री से बिलोंग करता है, कौन से सेक्टर से बिलोंग करता है, कौन सी पॉलिसीज है जो अफेक्ट कर सकती है, सो दैट आप उसका परफॉर्मेंस जो है स्टॉक का मॉनिटर कर सके। या हो सकता है कि कभी ऐसी एक आध पॉलिसी आ जाए, आप पैनिक कर सकते हैं अगर उसमें अप डाउन हो गया। तो यूजुअली डाउन में ही ज्यादा पैनिक होता है, लेकिन अब भी चला गया तो किस रीजन से ये अप हो रहा है, तो ये सारी जानकारी रखना बहुत जरूरी रहता है। तो सो दैट आप एक सही डिसीजन कंक्लूजन पे आ जाओ। तो आज इस वीडियो में हम देखेंगे कि कौन से इवेंट्स हैं, फाइनेंशियल नॉन फाइनेंशियल, जो अफेक्ट करते हैं इंडस्ट्रीज को, और उसकी वजह से स्टॉक मार्केट को कौन मेजर रोल प्ले करता है, ये सब मॉनिटर करने का। क्योंकि कुछ इवेंट्स सर्टेन रहते हैं और उसको कुछ पैरामीटर्स रहते हैं, कुछ इंडिकेटर्स रहते हैं, उसको मॉनिटर करते रहती है आरबीआई जो सेंट्रल बैंक है। कुछ इसमें गवर्नमेंट का भी रोल आता है। तो ये दोनों मिलके कैसे बैलेंस आउट करते हैं चीजें, और फिर भी जो भी डिसीजन रहता है, ये डिसीजन तो लेना इनका ही काम है, ये डिसीजन का असर कैसे होता है स्टॉक मार्केट पे। इसके अलावा जो भी नॉन फाइनेंशियल कुछ अनसर्टेन इवेंट्स भी हो जाते हैं, नॉन फाइनेंशियल चीजें भी आ जाती है, ग्लोबल इवेंट्स रहते हैं, कुछ पॉलिटिकल इवेंट्स रहते हैं, लोकल भी रहते हैं। तो उसकी वजह से भी एक असर देखने को मिलता है मार्केट पे। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि जो इवेंट्स जो है कौन से हैं। इवेंट्स जो डिवाइड हुए हैं, इनके बेसिस पे डिवाइड करते हैं कि फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल। तो फाइनेंशियल इवेंट बोलो तो सबसे पहले आ जाती है मॉनेटरी पॉलिसी। मॉनेटरी पॉलिसी जो है
वो सेंट्रल बैंक डिसाइड करती है। सेंट्रल बैंक जो है वो रेगुलेट करती है सारे जो बैंक्स है उनको। तो मॉनेटरी पॉलिसी में बेसिकली रिजर्व बैंक जो है डिफरेंट टाइप्स ऑफ रेट्स डिसाइड करती है, जो इंटरेस्ट रेट सिस्टम में जो चलता रहेगा तो वो डिसाइड करती है, सो दैट इन्फ्लेशन जो है वो बैलेंस हो जाए, मनी सप्लाई जो है वो बैलेंस हो जाए सिस्टम में, ना कि ज़्यादा हो या तो कम हो। तो सबसे पहले तो रेपो रेट आता है। ये वो रेट है जिसमें जो रिजर्व बैंक है वो लेंड करती है बैंक्स को। तो बैंक्स जो है अगर रेट ज़्यादा रहेगा तो ऑब्वियसली बैंक लोन लेना नहीं चाहेगी, रेट्स कम रहेंगे तो बैंक्स लोन लेगी। लेकिन ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि रेट्स बहुत ज़्यादा कम है तो एक्चुअली मेन स्ट्रीम जो सिस्टम है अपना उसमें पैसा ज़्यादा आ जाएगा, और अगर बहुत ही टाइट रहा तो पैसा कम हो जाता है, तो वो भी सिस्टम के लिए अच्छा नहीं है, इकोनॉमी के लिए अच्छा नहीं है। तो ये कहीं ना कहीं इसका मेल साधना आरबीआई के लिए ज़रूरी हो जाता है। तो जो भी बैंक्स लोन लेती है तो ऑब्वियसली वो लेंड करती है कॉरपोरेशंस को, और फिर कॉरपोरेशंस उसके बेसिस पे अपना प्रोडक्शन जो है उनका प्लान आउट करती है। इसके अलावा आता है रिवर्स रेपो रेट। तो ये रेट भी जो बोल सकते हैं कि आरबीआई जो पैसा लेती है बैंक से, या तो बोल सकते हैं कि जो बैंक्स डिपॉजिट करती है मनी आरबीआई के साथ, तो इसका यूजुअली कम ही रहता है रेट, क्योंकि अगर वो ज़्यादा रहा तो सब बैंक्स जो है वो आरबीआई के साथ पैसा रखना चाहेगी, ना तो वो लेंड करेगी कॉरपोरेशंस को, तो यूजुअली थोड़ा कम ही रहता है। अगर टाइटन करना रहा आरबीआई को तो ये थोड़ा सा बढ़ा देती है। इसके अलावा आता है सीआरआर, कैश रिजर्व रेशो। तो सारे जो बैंक्स है इनको ये फंड्स जो है मेंटेन करना, रिजर्व जो है मेंटेन करना रहता है आरबीआई के साथ। तो ये अगर ज़्यादा रहा तो मनी सप्लाई जो सिस्टम में है वो कम हो जाता है, अगर कम रहा तो मनी सप्लाई जो है वो बढ़ जाएगा ऑब्वियसली। तो इसको भी मतलब सब मद्देनजर रखते हुए ही आरबीआई को उसको एक बैलेंस आउट करके ही चलना पड़ता है। उसके अलावा आता है इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन तो सभी लोग जानते हैं, ये परचेसिंग पावर है जो भी पैसों का। जैसे 10 साल या 20 साल पहले 1 रुपये की जो वैल्यू थी, 100 रुपये की जो वैल्यू थी, उतनी आज नहीं है। उस पैसों में हम आज उतनी चीज़ें नहीं खरीद पाते। 1 रुपीज़ में पहले एटलीस्ट मेरे बचपन में मुझे याद है कि 20 पैसा में भी जो है नमक आता था, जो आज हम नहीं खरीद पाएंगे नमक उतने पैसों में। तो इतना वो बढ़ जाता है इन्फ्लेशन, जो इनएविटेबल है, उसको कोई रोक नहीं सकता। जैसे इकोनॉमी की ग्रोथ होगी तो ये इन्फ्लेशन बढ़ना ही है, बट ऐसे नहीं हो जाना चाहिए कि आउट ऑफ द प्रोपोर्शन वो ब्लो भी नहीं करना चाहिए। तो इसको भी कर्व करना आरबीआई के लिए एज वेल एज गवर्नमेंट के लिए ज़रूरी रहता है। तो इसके लिए कुछ इंडाइसेस है उसको कैलकुलेट किया जाता है, जैसे कि WPI है, होलसेल प्राइस इंडेक्स। तो ये होलसेल लेवल पे जो भी प्राइस में मूवमेंट आता है उसको कंसिडर करके कैलकुलेशन होती है। उसके बाद आता है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। ये जो इंडेक्स है ये थोड़ा टेडियस रहता है। ये रिटेल लेवल पे, कंज्यूमर लेवल पे जो भी प्राइसेस है ऑब्वियसली वो होलसेल के प्राइसेस के मुकाबले डिफरेंट हो जाती है, चेंज हो जाती है। तो उसको कंसिडर करके सीपीआई कैलकुलेट किया जाता है। तो सीपीआई का जो ये ज़्यादा एक्यूरेट माना जाता है इन्फ्लेशन के लिए, इन्फ्लेशन को गॉज करने के लिए। तो ये इसके बेसिस पे भी मार्केट में काफ़ी बार देखा गया है कि मूवमेंट जो है आ जाती है, अप डाउन जो भी है। फेवरेबल रहेगा तो ऑब्वियसली मार्केट में आपको तेज़ी दिखाई देगी, नॉट सो फेवरेबल परसीव किया गया तो नीचे जाएगा ऑब्वियसली। तो ये सारी ये 2 इंडाइसेस है इन्फ्लेशन के लिए। इसके अलावा जो इंडस्ट्रियल आईआईपी बोलते हैं, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, तो इसका भी डेटा ज़रूरी रहता है कि इंडस्ट्रीज कितना प्रोड्यूस कर रही है, क्योंकि एक परसेप्शन हो जाता है फिर
अगर प्रोडक्शन अच्छा रहा तो मतलब डिमांड अच्छी है कंज्यूमर से, तो इसीलिए इंडस्ट्रीज प्रोडक्शन कर रही है। अगर नहीं रहा अच्छा तो ऑब्वियसली वो डिमांड उतनी नहीं है, इसीलिए वो प्रोडक्शन उतना नहीं हो रहा। तो वो भी एक डेटा पॉइंट हो जाता है, वो फैक्टर हो जाता है जो भी पार्टिसिपेंट्स रहते हैं उनके लिए। इसके अलावा रहता है PMI, दैट इज प्राइस मैनेजर्स इंडेक्स। जो भी परचेस मैनेजर्स इंडेक्स, जो भी परचेस मैनेजर्स रहते हैं इनका जो भी परसेप्शन रहता है विथ रिस्पेक्ट टू द प्रीवियस मंथ, नेक्स्ट मंथ कैसा रहेगा, बिजनेस का परफॉर्मेंस कैसा रहेगा, कि कैसे डिमांड रहेगी, ग्रोथ कैसे रहेगी, तो ये सारा एक डेटा उसका भी लेके फिर कैलकुलेशन होती है। तो ये भी डेटा पब्लिश होता है और ये अफेक्ट करता है स्टॉक मार्केट को। तो और अभी जो भी हमने रेट्स वगैरह बोले, तो ऑब्वियसली ये रेट्स जो है जब भी चेंज होते हैं इंटरेस्ट रेट्स, तो ये डायरेक्टली अफेक्ट करते हैं बैंकिंग सिस्टम को। बैंकिंग सिस्टम अगर उनका अगर पावर लेंडिंग का जो है, लेंडिंग का या डिपॉजिट का कम ज़्यादा हो गया तो ऑब्वियसली वो कॉरपोरेशंस को भी अफेक्ट करता है, क्योंकि बैंक्स को अगर रेट ज़्यादा देना पड़ा तो वो भी कॉरपोरेशंस के लिए भी रेट वो बढ़ाएगी। तो कॉरपोरेशंस भी लोन नहीं लेना चाहेगी या डिपॉजिट नहीं रखना चाहेगी। तो जो भी सबसे पहले तो अफेक्ट होंगे बैंकिंग के स्टॉक्स। उसके अलावा जो भी उनसे लेंडिंग लेते हैं, जैसे ट्रांसपोर्ट से रिलेटेड कंपनीज है, रोड से रिलेटेड, कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड, ये सारी कंपनीज हैं, वो भी अफेक्ट हो जाती है। इसके बाद गवर्नमेंट का भी रोल आता है। गवर्नमेंट जो है ये इन्फ्लेशन में भी गवर्नमेंट रोल प्ले करता है उसको कर्व करने में। तो ये जो इंडस्ट्रियल जो प्रोडक्शन बोला या PMI बोला, तो इसमें गवर्नमेंट का भी रोल आता है। उसके साथ साथ जो है गवर्नमेंट फिस्कल पॉलिसीज मेजरली डिफाइन करती है। फिस्कल पॉलिसीज यूजुअली बजट आपने सुना ही होगा, जो फेब में पब्लिश होता है। तो बजट के दौरान आपने देखा होगा कि सारे स्पेशली जो स्टॉक मार्केट में यूजुअल पार्टिसिपेंट्स है, रोजमर्रा देखते हैं या हमेशा नजर रखे हुए रहते हैं कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। तो बजट की तरफ सब लोग इतना ध्यान से क्यों देखते हैं, सारी इंडस्ट्रीज भी क्यों ध्यान से इतनी नजर रखे हुए रहती है, क्योंकि काफी टैक्स सिस्टम डिफाइन होता है। GST वगैरह ये सब भी आजकल आ गया है, तो वो भी डिफाइन होता है क्या स्ट्रक्चर रहेगा कौन सी इंडस्ट्रीज को। फिर जो भी कुछ इंडस्ट्रीज को सब्सिडी मिलती है, कुछ इंडस्ट्रीज को गवर्नमेंट बढ़ावा देने का सोचती है। तो जैसे लास्ट टाइम ट्रांसपोर्टेशन हुआ था, रोड एंड ट्रांसपोर्टेशन। फिर जो है जो PSU के लिए पब्लिक सेक्टर यूनिट्स है, उनके लिए भी गवर्नमेंट पॉलिसीज लेके आई थी अच्छी खासी। तो आपने देखा होगा लास्ट ईयर 1-1.5 साल अच्छा खासा PSU बढ़ा था, अच्छा खासा। उसमें यूजुअली तो ये बहुत डेड रहता है, इतना मूवमेंट नहीं रहता, बट काफ़ी अच्छे रिटर्न्स दे गए जो PSU स्टॉक्स थे। आप देखोगे उठा के तो कुछ भेल है, कुछ PSU अपनी पब्लिक सेक्टर बैंक्स भी है, तो इन्होंने अच्छा खासा रिटर्न दे दिया था। इसके अलावा ये तो बजट का हो गया। इसके अलावा जो रहते हैं कुछ नॉन फाइनेंशियल इवेंट्स हो जाते हैं, तो वो तो नॉन फाइनेंशियल बहुत बार तो अनसर्टेन रहते हैं। जैसे कुछ अभी इलेक्शन है, सर्टेनिटी ये है कि इलेक्शन होगा, लेकिन आउटकम क्या होगा इसके लिए ये तो अनसर्टेन रहता है। तो इलेक्शन के दौरान भी आपने देखा होगा, या तो काफ़ी मतलब इलेक्शन का जैसे डेट वगैरह आ जाता है तो उससे पहले काफ़ी दिनों तक मार्केट कंसोलिडेट करेगा। इलेक्शन से पहले जब भी स्टार्ट होने से पहले या रिजल्ट से पहले एकदम डाउन हो जाएगा, और फिर अगर फेवरेबल कंसिडर किया गया तो मार्केट अप हो जाता है, अगर फेवरेबल नहीं है तो मार्केट डाउन ही चला जाता है। तो इलेक्शन का हो गया। उसके अलावा कुछ इवेंट्स ऐसे रहते हैं, ग्लोबली कुछ होता रहता है, वॉर लाइक सिचुएशंस आ जाती है। जैसे बीच में रशिया यूक्रेन का हो गया था, तो क्रूड ऑयल और नेचुरल गैस से रिलेटेड अनसर्टेनिटी पैदा हो गई थी।
तो उसके स्टॉक्स भी मूव करते हैं उसके अकॉर्डिंग, वो जो भी चल रहा है उसके, और उसके साथ साथ बाकी सेक्टर्स भी अफेक्ट करते हैं, क्योंकि उससे रिलेटेड अगर क्रूड ऑयल से रिलेटेड पेंट्स की कंपनीज है तो उनमें भी कहीं ना कहीं आपको देखने को मिलेगा, तो वो इनडायरेक्टली वो भी अफेक्ट हो जाते हैं। अगर क्रूड ऑयल का भी होता है तो कंजम्पशन से रिलेटेड भी, क्योंकि डायरेक्टली आपके जो भी ट्रांसपोर्टेशन पे अफेक्ट होगा, और यूजुअली सिटीज में तो जो भी आता है वेजिटेबल्स वगैरह, तो वो ट्रांसपोर्टेशन के थ्रू ही आ जाता है, तो वो भी अफेक्ट हो जाता है, क्योंकि उनके प्राइसेस भी उससे कोरिलेट होते हैं। तो ये सारे जो भी है ये इवेंट्स, मिडल ईस्ट का भी चल रहा था बीच में, तो उसमें भी क्रूड ऑयल से रिलेटेड ये हो जाता है। अभी यूएस के इलेक्शंस हो गए, तो यूएस के इलेक्शंस पे तो ग्लोबली पूरा मार्केट ध्यान रखे हुए रहते हैं, क्योंकि यूएस पे बिजनेस की वजह से काफ़ी चीज़ें यूएस पे डिपेंडेंट रहती है। यूएस के जो पॉलिसीज़ है आईटी से रिलेटेड एम्प्लॉयमेंट के लिए, तो इन सब पे लोग काफ़ी, या तो मतलब जैसे यूएस का काफ़ी इंडिया के लिए फेवर करेगा कि नहीं, कौन से प्राइम मिनिस्टर बनेंगे, तो ये सारी चीज़ें भी अफेक्ट करती है मार्केट को। और आप जब भी इन्वेस्ट करते हो तो आपको इन सारी चीज़ों का काफ़ी ख्याल रखना चाहिए, इन सारी चीज़ों पे ध्यान रखना चाहिए, सो दैट आप एक अच्छा परफॉर्मिंग स्टॉक खुद के लिए चुन सके और उसमें इन्वेस्टेड रह सके विथ कन्विक्शन। ऐसा नहीं हो कि मतलब ऊपर नीचे हो रहा है तो आप हमेशा वो एक टेंशन में रहे या पैनिक में रहे। अगर नीचे हो रहा है तो भी आपको पता है चलो ठीक है, ये 1 साल के लिए या थोड़े दिनों के लिए ये पॉलिसी है, ये चेंज होगा, या ऐसे जो भी है, तो या अभी के लिए ये अनसर्टेन कुछ इवेंट बन रहा है, तो ठीक है इसमें ये तो होना ही है, लेकिन मेरा स्टॉक तो अच्छा ही है, या कुछ पॉलिसीज है वो फेवरेबल भी है। तो ये सारी चीज़ें आप एक जजमेंट लेके चल सकते हो और आपको वो कन्विक्शन दे सकता है, तो आप ये जानकारी रखो तो अच्छा है। आई होप जो भी जानकारी दी वीडियो में आपको अच्छी लगी। कुछ डाउट्स है, कमेंट्स है, तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइए, मैं रिस्पॉन्ड करूँगी। इसी के साथ वीडियो पे यहाँ पे एंड करते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, कीप इन्वेस्टिंग। मैं मनीषा जाधव, टेकिंग योर लीव।